स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। जापान दुनिया का वो देश है जहां 1970 से पहले कभी कोई प्लेन हाईजैक हुआ ही नहीं और 1970 के बाद कभी नहीं हुआ। मतलब जापान के इतिहास में एक ही बार ऐसा मौका आया जब किसी प्लेन को हाईजैक किया गया। और शायद ये सबसे अजीबोगरीब हाईजैकिंग इसलिए भी है कि हाईजैकर कोई और नहीं बल्कि जापान के 2 यूनिवर्सिटी के बच्चे थे, स्टूडेंट थे, छात्र थे, और उन्होंने इस प्लेन को हाईजैक किया। इस हाईजैकिंग के बाद आखिर में जो कुछ होता है उसकी भी कोई दूसरी मिसाल नहीं है कि एक हाईजैकिंग के मिशन को नाकाम करने के लिए कैसे एक देश क्या क्या तैयारी करता है। बात 1970 की है, तारीख 31 मार्च 1970 की। जापान की राजधानी टोक्यो से जापान एयरलाइंस की एक प्लेन जिसका नंबर था 351 ये उड़ान भरता है। टोक्यो से इस प्लेन को जाना था जापान के एक और शहर फुकुओका। तो टोक्यो से फुकुओका की दूरी ज्यादा दूर थी नहीं। प्लेन को सुबह 7:30 बजे टेक ऑफ करना था। प्लेन वक्त पर थी, मौसम साफ था और जापान एयरलाइंस की ये उड़ान 351 अपने वक्त पर टोक्यो से उड़ान भरते फुकुओका के लिए। लगभग 122 मुसाफिर इस प्लेन में सवार थे। प्लेन ने टेक ऑफ किया, मौसम साफ, सब कुछ ठीक। इसके बाद सीट बेल्ट बांधने का जो लाइट जलती है, सिग्नल बंद हो जाता है। अब ये होता है कि प्लेन के अंदर सर्विसेज चालू, लोग उठकर वॉशरूम जा सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ होता कि तभी अचानक एक लाल रंग का कपड़ा पहने एक नौजवान अपनी सीट से उठता है और अचानक वो जहाँ पे एयर होस्टेस होती है जिससे वो अनाउंसमेंट किया जाता है वहां पहुंचकर वो अनाउंस करता है, एकदम एक शॉकिंग। कहता है आप सबको बता दूं कि ये प्लेन अब हाईजैक हो गया है, तो जो जहां है अपनी सीट पर बैठा रहे। लोगों ने अनाउंसमेंट सुना। जापान में उससे पहले कभी कोई प्लेन हाईजैक हुआ नहीं, किसी को तजुर्बा नहीं। उन्हें लगा कि मजाक है, लाल रंग का वैसे ही कपड़ा पहने हुआ था, उन्हें लगा यूं ही कोई बदमाशी कर रहा है, शरारत कर रहा है। तो लोग एकदम नॉर्मल, ना कोई डर न दहशत। तभी वो लड़का अचानक दोबारा अनाउंसमेंट करता है कि मजाक नहीं कर रहा हूं, ये प्लेन हाईजैक हो गया। उसके बाद वो अपने कपड़े से एक तलवार निकाल लेता है। तलवार देखते ही लोग पहली बार डरते हैं। इसके बाद वो कहता है कि अब आप लोग जहां हो बैठे रहो, हमारे पास तलवार के अलावा पिस्टल भी है, बॉम्ब भी है, और अगर किसी ने कोई हरकत की तो इस प्लेन को उड़ा देंगे। अब लोग डरे। इसी दौरान में अलग अलग उसके आसपास की सीटों से 9 और लोग खड़े हो जाते हैं। ये 9 के 9 भी स्टूडेंट थे, सभी की उम्र करीब 20 से 27 साल के दरमियान। अब ये खड़े होते हैं और अचानक सभी अपने अपने कपड़ों से तलवार निकालते हैं। किसी के हाथ में पिस्टल, किसी के हाथ में हथगोला जैसा बॉम्ब। अब उस प्लेन में उस दिन कई वीआईपी सवार थे। एक पेप्सिको कंपनी के जो मेन बड़े अफसर थे वो थे, एक जापान की बहुत ही मशहूर गिटारिस्ट थी वो बैठी हुई थी। इसके अलावा रोमन कैथोलिक के एक प्रीस्ट थे, वो भी इसमें सवार थे, बड़े इंपॉर्टेंट पैसेंजर थे। तो 122 लोगों में कुछ नामचीन लोग भी थे। अब जब एक साथ 9 खड़े हो गए और जो मेन लाल रंग का शर्ट पहनकर पहले ही खड़ा हुआ था और जिसने तलवार निकाली, तो अब लोगों को लगा कि हाँ ये मामला कुछ गड़बड़ है। अब लोग डर गए। इसके बाद वो अचानक जो 9 के 9 थे उठे, उन्होंने सारे पैसेंजर्स के हाथ बांधने शुरू किए सीट पर ही। अच्छी खासी तादाद में उन्होंने अपने टेप और ये सारे लेकर आए हुए थे, क्योंकि हाईजैकिंग थी नहीं तो इसमें इतनी सुरक्षा भी नहीं होती थी एयरपोर्ट पर। इसके बाद 2 लोग कॉकपिट की तरफ बढ़ते हैं जहां पायलट बैठा हुआ है। कॉकपिट के अंदर पहले उस दौर में दरवाजा लॉक भी नहीं होता था, तो अब हो गया है रूल। कॉकपिट का दरवाजा खोलते हैं और दोनों अंदर घुसते हैं और सीधे पायलट को गन और बम दिखाते हैं और कहते हैं कि प्लेन हाईजैक हो गया। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो इस प्लेन को हम उड़ा देंगे, सारे मुसाफिरों की जान चली जाएगी। और इसके बाद वो फिर नारे लगाते हैं और अपने आप को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी बताते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि वो रेड आर्मी से जुड़े हुए हैं। रेड आर्मी उस वक्त जापान में एक गुट था
जो कम्युनिज्म को मानता था, तो और रेड आर्मी अच्छी खासी पॉपुलर थी, खासतौर पर स्टूडेंट्स के बीच में। तो ये भी जितने भी सारे लोग थे, बच्चे, लड़के, स्टूडेंट्स, अब वो अपने आप को रेड आर्मी का बताते हैं और धमकाते हैं। पायलट को कहते हैं कि अब तुम चुपचाप से चलो। और ये ज्यादातर जितने थे ये सारे टोक्यो और एक दो अलग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे। तो इन्होंने प्लेन को हाईजैक कर लिया। पायलट से पहली बार कहते हैं कि अब तुम इस प्लेन को फुकुओका की जगह सीधे क्यूबा ले चलो। अब क्यूबा जापान से बहुत दूर, और क्यूबा में उस वक्त फेडरल कास्ट्रो की सरकार थी, वो भी कम्युनिस्ट का मानने वाला, कम्युनिज्म का जाम का मानने वाला शख्स। तो उन्होंने कहा क्यूबा ले चलो। पायलट ने कहा कि भाई हमारी तो डोमेस्टिक फ्लाइट थी, इसको टोक्यो से फुकुओका तक जाना है, क्यूबा बहुत दूर है, फ्यूल है नहीं, कहाँ से ले जाएंगे, प्लेन क्रैश कर जाएगा। तो उसने कहा हमारे पास फ्यूल इतना ही है कि हम फुकुओका तक जा सकते हैं, नजदीकी एयरपोर्ट वही है जहाँ हमें जाना था। आप एक काम करो, फुकुओका जाने की इजाजत दो, आप वहाँ रीफ्यूल कर लो, इसमें फ्यूलिंग हो जाए, फ्यूल भर जाए, फिर आपको जहाँ जाना हो आप ले चलो हमें। हाईजैकर आपस में बात करते हैं, फिर कहते हैं ठीक है। अब फुकुओका के लिए प्लेन उसी रास्ते पे चल रहा है। इस दौरान में वो प्लेन से ही कहते हैं कि हमें जरा जो जापान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उनसे बात करो। अब एक हाईजैकर इसमें से जापान के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है उससे बात करता है। वो बात करके कहता है कि देखो हमें क्यूबा जाना है, आप हमारे प्लेन में फ्यूल भर दो, और अगर कोई भी होशियारी की या कोई ऑपरेशन करने की सोची तो इस प्लेन को उड़ा देंगे। इसके बाद अचानक इमरजेंसी मिनिस्टर के जरिए सारी बात, एयरपोर्ट पे हलचल, सारे जो फ्लाइट थे या तो उसको डाइवर्ट कर दिया गया, पूरा रनवे खाली कर दिया गया कि पता नहीं क्या सीन और सिचुएशन हो। इसके बाद तय वक्त पर अब उसी रनवे पर ये प्लेन लैंड करता है। प्लेन लैंड किया, वहाँ इमरजेंसी, तमाम शूटर, बाकी लोग, फोर्सेस सब लगे हुए हैं कि मौका मिले तो फिर धावा बोले। आमतौर पे एक प्लेन में फ्यूल डालने का जो काम है वो लगभग 40 मिनट लगता है उसमें टाइम, लेकिन उस दिन जानबूझ के करीब 2.5 घंटा निकाल दिया फ्यूल भरने में। इधर हाईजैकर को भी पता है कि कुछ गड़बड़ ना हो, वो बड़ी सख्त, उन्होंने सारे लोगों की विंडो भी खोल रखी है। दूर से जो तमाम कमांडो और बाकी लोग हैं वो देख रहे हैं, और बाकायदा दूरबीन और उससे, और उनको साफ दिख रहा है कि लोगों के चेहरे पे बदहवासी है, डरे हुए, दहशत में। तो फिर अब नेगोशिएशन का दौर चलता है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बात करते हैं, भाई तुम्हारी जो भी मांग है हमें दे दो, लेकिन मुसाफिरों को छोड़ दो। इधर से आता है कि नहीं, आप सिर्फ फ्यूल भर दो और हमें यहाँ से उड़ने दो, और कोई चालाकी मत करना, सबको मार देंगे। तो लास्ट में डील ये डन होता है कि ठीक है हम फ्यूल भर देते हैं, बट इसमें प्लेन में कई औरतें और बच्चे भी सवार हैं, कम से कम आप उन्हें छोड़ दो। सौदा तय होता है। कुल 21 मुसाफिरों को फुकुओका एयरपोर्ट पर उतार दिया जाता है। अब करीब 101 बजे फ्यूल भर गया। अब फ्यूल जब भर गया तो पायलट से कहा चलो क्यूबा। अब पायलट ने कहा कि देखो यहाँ से क्यूबा की दूरी इतनी है कि नॉन स्टॉप तो हम जा ही नहीं सकते, हमें एक स्टॉप तो लेना पड़ेगा। तो फिर क्या करें, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जा सकती। अब फ्यूल टैंक में इतना फ्यूल भी नहीं है कि तुमको डायरेक्ट मैं क्यूबा तक ले जाऊं। तो अब क्या करें, सारे हाईजैकर आपस में बात करते हैं, सभी स्टूडेंट हैं, और टोक्यो और क्योटो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे ये सारे। तो फिर ये तय होता है कि अच्छा चलो क्यूबा की जिद छोड़ते हैं, एक काम करो तुम हमें नॉर्थ कोरिया ले चलो। अब नॉर्थ कोरिया का नाम सुनते ही पायलट के समेत जो भी नेगोशिएशन कर रहे हैं उन सबकी हवाइयाँ उड़ने लगी। नॉर्थ कोरिया जिसके साथ रिश्ता अच्छा नहीं, नॉर्थ कोरिया में तो कभी जापान की फ्लाइट भी नहीं जाती, उसके ऊपर से आसमान से प्लेन उड़ता भी नहीं है। दुनिया के कई ऐसे देश हैं, और नॉर्थ कोरिया के आसमान में अगर कोई प्लेन बिना उसकी मर्जी के घुसे तो वो अपने फाइटर जेट से उस पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं, तो प्लेन मार के गिराने का अलग खतरा है। तो अब ये जिद पे आ गया कि नहीं, हमें नॉर्थ कोरिया प्योंगयांग तक इस प्लेन को अब ले जाना है और इजाजत दे दो। पायलट ने कहा मैं ले तो चलूं पर पूरी जिंदगी में नहीं गया हूं, कम से कम मैप तो हो कि किस रूट से मैं जाऊंगा नॉर्थ कोरिया। तो अब डिमांड अगली होती है कि भैया नॉर्थ कोरिया का मैप दिया जाए। तो बाहर से नॉर्थ कोरिया का एक मैप प्लेन के अंदर पहुंचता है पायलट तक।
वो पहले हाईजैकर देखते हैं पूरे मैप को, उसके बाद कन्विंस हो जाते हैं, फिर पायलट को दे देते हैं, उसका कहते हैं अब चलो। अब प्लेन जो है फुकुओका एयरपोर्ट से उड़ता है नॉर्थ कोरिया के लिए। अब जा रहे हैं, पायलट को इधर कुछ समझ में नहीं आ रहा क्योंकि नॉर्थ कोरिया का एयर स्पेस बंद है, नॉर्थ कोरिया से वैसे ही दुश्मनी, कोई प्लेन जाता नहीं है, क्या करें। इधर हाईजैकिंग की खबर पूरे जापान की मीडिया में भी आ गई है, तो हर तरफ ये अब 101 मुसाफिर अंदर हैं, क्या किया जाए। और इधर तो ही है, उधर नॉर्थ कोरिया में क्या होगा इस प्लेन का, ये भी ऊपर वाला जाने। तो खैर अब ये प्लेन वहां से उड़ता है और नॉर्थ कोरिया की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है। लेकिन रास्ते में अब जब पहुंच गए तो नॉर्थ कोरिया के एयर स्पेस में ये प्लेन दाखिल हुआ। जैसे ही दाखिल हुआ तो वहां पे नॉर्थ कोरिया की जो अपनी एयरफोर्स और बाकी वो अलर्ट पे, इसने रडार पे देखा कि एक अनजान प्लेन हमारी वायु सीमा में घुस गई है। उन्होंने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इत्तेफाक से प्लेन को कुछ नुकसान हुआ नहीं। अब क्या किया जाए। इधर पायलट को यह भी पता नहीं कि प्योंगयांग है कहाँ, कैसे उतरे। वो कुछ वहां के एटीसी से संपर्क कर रहा है, वो उनको की बात ही नहीं समझ पा रहा है, न ये पायलट समझा पा रहा है, ना वो कुछ समझ पा रहा है। मुश्किल अजीब। उधर एयर स्पेस से गोलियां भी चल रही हैं। तो उसने फिर हाईजैकर से कहा कि भैया वापस ले चलो, कुछ समझ में नहीं आ रहा, रास्ता भी नहीं मालूम है। तो उसने कहा मैप है, मैप को ध्यान से देखो। अब पायलट ने उस मैप के ही जरिए आगे चलो प्योंगयांग उतरते हैं, इसी मैप के सहारे उतर जाएंगे, क्या करेंगे। अब वो मैप को देखता, उसको मैप समझ में नहीं आता। एक तो बदहवास, ऊपर से डर, दहशत, हाईजैकिंग। लेकिन फिर तभी वो बड़े ध्यान से मैप को देखता है। जब उस मैप को बड़े ध्यान से देखता है तो उसे लगता है कि यार इस मैप में तो एक सीक्रेट फ्रीक्वेंसी कोड वर्ड में लिखा हुआ है। अब पायलट को समझ में आता है कि अरे जब उस एयरपोर्ट पर, जो फुकुओका एयरपोर्ट पर जब मैप मांगा गया तो ये मैप दिया गया था, मैप हमें नॉर्थ कोरिया का। अच्छा, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में वैसे ही दुश्मनी थी। अब ये जो प्लेन था नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बॉर्डर पे उड़ा रहा, क्योंकि पायलट को पता ही नहीं प्योंगयांग किधर उतरूं, कैसे उतरूं, एटीसी से कोई सपोर्ट नहीं, एयर स्पेस में घुस चुका है, गोलियों से बच चुका है। अब अचानक जब मैप देखा तो उसने कहा यार ये प्योंगयांग की जगह पर एक सीक्रेट फ्रीक्वेंसी कोड वर्ड में लिखा हुआ है। अब यहां से कहानी ये थी कि जब जापान के फुकुओका एयरपोर्ट पर इस मैप की डिमांड की गई तो अचानक जापान अथॉरिटी के दिमाग में एक प्लान आया। उन्होंने कहा ये मैप दे दो, और उस मैप में क्या क्या उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी दी एयरपोर्ट की कोड वर्ड में, वो फ्रीक्वेंसी असल में नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग का नहीं था, बल्कि फ्रीक्वेंसी थी साउथ कोरिया के सियोल एयरपोर्ट का। दोनों बराबर में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया आप जानते हैं, तब किम जोंग उन के दादा हुआ करते थे। तो ये फ्रीक्वेंसी दे दी। इस फ्रीक्वेंसी को देने के बाद जब फुकुओका से प्लेन उड़ा तो जापानी अथॉरिटी ने अब सियोल के अपने काउंटर पार्ट से बात किया। उन्होंने कहा हमारे ऐसी ऐसी बात हो गई, हमारा एक प्लेन हाईजैक हो गया, हाईजैकर उसको नॉर्थ कोरिया ले जाना चाह रहे हैं, नॉर्थ कोरिया का हमें कुछ पता नहीं है, एयर स्पेस हमें मिलेगा नहीं। तो हमने एक कोडेड फ्रीक्वेंसी दी है जो आपके एयरपोर्ट की दी है। तो अगर पायलट आपसे कांटेक्ट करे तो आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आपको बोलना क्या, क्योंकि आप जो भी बोलोगे वो हाईजैकर भी सुनेगा कॉकपिट में बैठकर, क्योंकि पायलट के सर पे सवार है। तो आपको यहां से आप बोल हो तो सियोल एयरपोर्ट से, पर आपको बात करनी है कि आप प्योंगयांग एयरपोर्ट नॉर्थ कोरिया से बोल रहे हो, और आप उसी हिसाब से डायरेक्शन दोगे, आप उसी हिसाब से उसी टोन में बात करोगे, और आप उसी हिसाब से इस एयरपोर्ट पे उतारोगे। और इस दौरान में चूंकि हाईजैकर का ये भी है कि स्टूडेंट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें हर देश के नेशनल फ्लैग के बारे में भी पता है कि नॉर्थ कोरिया का फ्लैग अलग है, साउथ कोरिया का फ्लैग अलग है। नॉर्थ कोरिया की जो लिखने का है वो भी अलग है, साउथ कोरिया का थोड़ा अलग है। नॉर्थ कोरिया के लीडर अलग है, साउथ कोरिया के लीडर अलग है। लेकिन इतना पता है कि हाईजैकर फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, तो अब शहर की बिल्डिंग और क्या है वो तो उनको पता नहीं है। तो इस फ्रीक्वेंसी कोड के जरिए सियोल एयरपोर्ट को और वहां के ऑफिशियल्स को भरोसे में लेकर ये बताया गया कि ये प्लेन है, प्लेन नंबर जो है ये 531 जापान एयरलाइंस का 351, और ये आपको अगर कांटेक्ट करे इस कोड मैसेज पे तो आप यही जाहिर कीजिए कि आप प्योंगयांग एयरपोर्ट से बोल रहे हैं। पायलट ने जब इस कोडेड फ्रीक्वेंसी को देखा तो वो समझ गया। अब पायलट ने
मिलाया और इधर से बोल रहा है प्योंगयांग एयरपोर्ट। उधर सियोल वालों को पता था ब्रीफिंग, उसने कहा जी हाँ। तो उसने कहा हमें लैंड करने की इजाज़त दी जाए। तो उसने कहा बिल्कुल आइए, आपका नॉर्थ कोरिया में स्वागत है। हो रहा है साउथ कोरिया में, लेकिन कह रहा है वो नॉर्थ कोरिया। अब प्लेन को लैंड करने की इजाज़त, इधर सारे जो किडनैपर हैं, हाईजैकर हैं, वो भी खुश। इस दौरान में क्या किया कि इस मैसेज के जापान से मिलने के बाद अथॉरिटी ने जो सियोल का एयरपोर्ट था वहाँ कुछ, ये पहली बार हुआ है इतिहास में कि कुछ देर के लिए एयरपोर्ट के बाहर अंदर रनवे के किनारे जहाँ जहाँ कुछ फ्लैग लगे हुए थे साउथ कोरिया के, वो नॉर्थ कोरिया का फ्लैग लगा दिया वहाँ पर, ताकि लैंड करते हुए उस ऊपर से आसमान से देख ले झंडा कहाँ का है। वो लगा दिया, होर्डिंग लगा दिया। उस वक्त शायद किम इल जुंग था तो दादा, उसके भी फोटो लगा दिए। जो वहाँ की लेखनी होती जो, वो उसी हिसाब से होर्डिंग और बैनर लगा दिए। और तो और एक स्कूल के बच्चे, जो डांसिंग स्कूल था, उन बच्चों को बुलाया जो नॉर्थ कोरिया का जो नेशनल एंथम है वो गाने के लिए। और उनको पता था, क्योंकि तो लोग पड़ोसी देश भी रहे, जैसे हम लोग क्रिकेट की वजह से बहुत सारे देशों के नेशनल एंथम को अब जानते हैं। तो उन बच्चों को भी बुला लिया, सारी तैयारी, फ्लैग लग गए, होर्डिंग लग गए, बैनर लग गए, फोटो लग गए, बच्चों को भी बुला लिया। अब सियोल में ये प्लेन लैंड करता है। लैंड करने के बाद अब उधर से जो कंट्रोल रूम बात कर रहा है वो एकदम सिखाया हुआ कि आप प्योंगयांग नॉर्थ कोरिया में आपका स्वागत। हाईजैकर ने सुना, बहुत खुश, उन्हें लगा चलो ये भी अपना सपोर्ट है। इसके बाद एक बड़ा अफसर, वर्दी भी जो है नॉर्थ कोरिया के आर्मी वाली, उस वर्दी में रनवे पर आता है। उसके बाद पहले अंदर इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे अफसर आपको रिसीव करने के लिए आ रहे हैं और आपने बड़ा अच्छा काम किया एंड कम्युनिज्म के क्रांतिकारी, आपका स्वागत है नॉर्थ कोरिया की धरती पर। ये सारी चीज़ों करके एहसास करा दिया। उसका दरवाज़ा खुला, वो अफसर आर्मी का अंदर गया, अपने आप को उसने वही नॉर्थ कोरिया का कमांडर बताया, सबसे गले मिला, बोला आप लोगों का नॉर्थ कोरिया में स्वागत है, आइए। बाकायदा जब नीचे उतरा तो उन बच्चों को लाइन से खड़ा कर दिया गया था कि तुम नॉर्थ कोरिया के नेशनल एंथम गाओ। अब वो नॉर्थ एशिया का, नॉर्थ कोरिया का नेशनल एंथम भी गाना शुरू। अब इन सबको पूरा यकीन, इनको ये पूरा सीन जो फिल्माया गया, दिखाया गया, वो ये कि तुम नॉर्थ कोरिया में हो, तुम प्योंगयांग में आ गए। ये उतरते हैं, नेशनल एंथम सुनते हैं और उनका हीरो की तरह स्वागत होता है। कहा जाता है कि आप हमारे कम्युनिस्ट के बड़े क्रांतिकारी, इतना बड़ा काम किया आपने। उसके बाद फिर चलिए आप लोगों की अब मेहमान नवाजी, खातिरदारी, फिर बड़े चीफ कमांडर से मिलाएंगे। एक वैन पहले से तैयार था, 9 और 10 हाईजैकर थे। इन 10 को पूरी इज्जत के साथ इनको सैल्यूट करते हुए उतारा जाता है। बच्चों के उस राष्ट्रगान के बाद इनको उस वैन में बिठाया जाता है कि अब आपको हम ले चलते हैं। वो वैन में बैठ गए और ये कहा जाता है कि अब बाकी मुसाफिरों को इनका भी हम बदला के, अब तो हमारे नॉर्थ कोरिया में आगे इनको छोड़ेंगे थोड़ी। वैन उधर गया, इधर फटाफट प्लेन स्टार्ट होता है और वापस सियोल से सीधे जापान के फुकुओका के लिए उड़ान भर देता है। वो उड़ान भरा, इधर अब ये सीधे जो साउथ कोरिया के आर्मी का कंट्रोल रूम, वहाँ इनको उतारा जाता है। उतारते ही चारों तरफ से घेर लिया जाता है, सारे बंधक, सारे कैद। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि हम नॉर्थ कोरिया में नहीं, हम साउथ कोरिया में हैं। तो बिना खून खराबे के ये हाईजैकिंग अपने अंजाम को पहुंचता है, अपने क्लाइमेक्स को पहुंचता है। बाद में उन सभी को जापान को सौंप दिया जाता है, फिर उन्हें सजा भी होती है। पर ये चूंकि सभी स्टूडेंट्स थे और कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, उसी को आगे बढ़ाना चाहते थे, इसीलिए उस वक्त पहले क्यूबा जाना चाहते थे, फिर उन्होंने लगा नहीं नॉर्थ कोरिया ही अपना आइडियल है, वहाँ जाना चाहते थे। लेकिन फिर ये इस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ। लेकिन हाईजैकिंग के इतिहास में पहला है कि हाईजैकर को गुमराह करने के लिए पूरे एयरपोर्ट का सीन बदल दिया गया। झंडे से लेकर, फोटो से लेकर, होर्डिंग, बोर्डिंग, सब बच्चे तक से नेशनल एंथम गवा दिया गया अपने पड़ोसी जो कि दुश्मन मुल्क है उसका, उसी एयरपोर्ट पर। और उन्हें भनक तक नहीं लगी कि वो किस देश में है, क्योंकि वर्दी तक उन्होंने नॉर्थ कोरिया के आर्मी की पहनी हुई थी।
जापान के इतिहास में हाईजैकिंग का एक लौता मामला था जो 31 मार्च 1970 को हुआ, न उससे पहले हुआ न फिर उससे कभी बात हुआ। आज भी इस हाईजैकिंग को याद कर बहुत सारे लोग सिहरते भी हैं, डरते भी हैं, लेकिन जब कहानी का क्लाइमैक्स सुनते हैं तो उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट भी आती है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।